हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीरू क्लासेज नंदन पर। आज हम लोग फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन क्लास 10 का इसे देखने वाले हैं। और प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या आपके क्लास में या कोचिंग में जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है या होंगे, उन एग्ज़ामों में आपको इनमें से क्वेश्चन जो है ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को रट लीजिए ताकि आप टेस्ट में या फिर अपने फाइनल एग्जाम में टॉपर की स्थिति पर आ सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, आप लोग देख सकते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तन। जी हाँ, पहला सवाल आपके सामने है और ये सवाल क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास है वह व्यास क्या कहलाता है, आपको बताना है। मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण का द्वारक। तो जी हाँ, इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। जी हाँ, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से सभी का। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का। जी हाँ, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अवतल दर्पण का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण का यूज करने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि अवतल दर्पण ही किसी वस्तु का क्या करता है कि उसके आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि समतल दर्पण जो है वो वस्तु के आकार के बराबर ही प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये तो होगा नहीं। तो आपका सही जवाब है वो आपका क्या होगा, ऑप्शन बी, अवतल दर्पण आपका जो है वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। जी हाँ, आपको बताना है कि अगर आवर्धन ऋणात्मक है अर्थात m का मान ऋणात्मक है तो वह प्रतिबिंब कैसा होगा। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा या आभासी और उल्टा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आप लोगों का कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है। तो जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं r का मान 32 दिया है, तो f का मान क्या होगा। तो f बराबर क्या होता है, r/2। तो r का मान 32 है तो 32/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। और चूंकि 32 यहाँ प्लस में है तो आपका f का भी मान किस चीज़ में आएगा, प्लस में आएगा। यानी ऑप्शन आपका सी जो है वो बिल्कुल सही होगा, 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। जी हाँ, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है आपको बताना है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही जवाब है वो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जी हाँ, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है आपका 6 नंबर कि हवा अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। जी हाँ, हवा यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है आपको बताना है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ सेमी पर सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मिलीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इस सवाल का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होता है वह प्रकाश की चाल होती है किसमें, हवा में। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का कि प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। जी हाँ, कई सारे एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। जी हाँ, क्या पूछा गया है कि प्रकाश जो है वह किस तरंग का उदाहरण है। ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, पराबैंगनी तरंग या पराश्रव्य तरंग। तो जो प्रकाश है वह आपका प्रकाश आता है किस चीज़ में, जी हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंग में आता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या है, उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर की प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। बहुत ही इजी सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, सभी बच्चे इसका जवाब दे देंगे। जी हाँ, प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं।
नेक्स्ट नंबर सवाल है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जी हाँ, किस दर्पण में वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल, अवतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा प्रतिबिंब केवल एक ही दर्पण में बनता है और वह दर्पण कौन सा है। जी हाँ, अवतल दर्पण है। तो बी आपका बिल्कुल सही होगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल है आप लोगों का कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। अर्थात गोलीय दर्पण में एफ और आर के बीच आपको संबंध बताना है। आर बराबर 2r होता है, एफ बराबर आर होता है, एफ बराबर r/2 होता है या आर बराबर f/2 होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एफ बराबर r/2 होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जी हाँ, जो सर्च लाइट होता है अर्थात हमारे घरों में जो टॉर्च होते हैं, उस टॉर्च के अंदर जो कटोरी लगा होता है वो किस तरह का होता है। उत्तल, अवतल, समतल या उत्तल और अवतल दोनों होता है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा, जी हाँ, ऑप्शन बी होगा, अवतल होता है, यानी अंदर की ओर धंसा होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। जी हाँ, दाढ़ी बनाने में यानी हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का यूज किया जाता है। समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में आपका अवतल दर्पण का यूज होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि दर्पण सूत्र है। जी हाँ, आपको बताना है कि दर्पण सूत्र कौन सा है। इसमें से जो आपको ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन में से दर्पण सूत्र कौन सा होगा। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v होगा। या फिर यहाँ पर आपका एक ऑप्शन और है, ये ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ है। हाँ देखिए यहाँ पर है, सी है 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u और बी है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन बी होगा। माफ़ कीजिए, ऑप्शन बी है, यहाँ पर ऑप्शन डी होना चाहिए, गलती से यहाँ पर बी लिखा गया है। तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। क्या होता है, इसी को कहा जाता है दर्पण सूत्र। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला सवाल है 14 नंबर की, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। जी हाँ, कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये आपको बताना है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल तथा उत्तल दर्पण। जी हाँ, केवल आभासी का बात हो रहा है तो आभासी प्रतिबिंब आपका समतल दर्पण में बनता है और उत्तल दर्पण में भी बनता है और अवतल दर्पण में भी बनता है। लेकिन अवतल में आभासी और वास्तविक दोनों बनता है, लेकिन समतल और उत्तल में केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आपका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी समतल तथा उत्तल। जी हाँ, समतल तथा उत्तल आपका ये ऑप्शन डी नंबर जो है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इन दोनों दर्पणों में क्या है, केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। जी हाँ, जो समतल दर्पण है जिसका यूज हम लोग घरों में करते हैं, उसकी प्रकृति क्या होती है। वास्तविक, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी तथा बराबर। तो घरों में यूज होने वाला जो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, वो प्रकृति होती है आभासी तथा बराबर होता है। जी हाँ, वस्तु के आकार के बराबर होता है और आभासी होता है, यानी काल्पनिक होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है आप लोगों का कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। जी हाँ, यहाँ पर फोकस दूरी है, दरी लिखा गया है, माफ़ कीजिएगा, दूरी होगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, बहुत ही आसान सा सवाल है। जी हाँ, आधी होती है। क्यों आधी होती है, क्योंकि सूत्र आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। f बराबर r/2 होता है। तो जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की क्या है, आधी होती है। नेक्स्ट नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है 17 नंबर कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जी हाँ, किसी वस्तु का आवर्धित यानी बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में बनता है, ये आपको बताना है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या सभी दर्पणों से। तो किसी वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने की क्षमता केवल एक ही दर्पण में, और वो दर्पण कौन सा है। जी हाँ, ऑप्शन ए, अवतल दर्पण इज द राइट आंसर, आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर सवाल है 18 नंबर। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। जी हाँ, उत्तल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो हमेशा कैसा होता है, वास्तविक और हरासित, हरासित का मतलब छोटा, काल्पनिक और हरासित,
वास्तविक और आवर्धित, काल्पनिक और आवर्धित। तो जी हाँ, उत्तल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक होता है और हमेशा क्या होता है, वस्तु के आकार से छोटा होता है, जिसे ह्रासित कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, काल्पनिक और ह्रासित। नेक्स्ट नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि ईंट है। जी हाँ, जो ईंट होती है वो क्या है, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान सा सवाल है। ईंट है तो ईंट किस श्रेणी में आएगा, जी हाँ, अपारदर्शी पदार्थ की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो रहा है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, हमारी आंखें जो देख सकती हैं वे वस्तुएं होती है, यानी हमारी आँख जिन वस्तुओं को देख सकती है वे वस्तुएं होती है। दीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, दीप्त या प्रदीप्त, या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, हमारी आँख जिन वस्तुओं को देख सकती है वो वस्तुएं आती हैं। जी हाँ, आती हैं। तो किस श्रेणी में आती हैं ये आपको बताना है। अगर आपको पता होगा तो आप ऑप्शन जो है वो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। हमारी आंखें जो देख सकती हैं वे वस्तुएं आती है। जी हाँ, किस श्रेणी में आती है, दीप्त या प्रदीप्त वस्तु की श्रेणी में आती है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, उसे दीप्त या प्रदीप्त हम कह सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है 21 नंबर कि एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। 3 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, या फिर 4 मीटर पर सेकेंड। जी हाँ, जल्दी से आप लोग बताइए अगर आपको पता होगा तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पर। आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। 6 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जो प्रतिबिंब है वो आता हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल। जी हाँ, संयुग्मी का मतलब होता है ज्वाइंट फोकस संभव है केवल किस में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, या फिर साधारण कांच में। तो जी हाँ, इसका जो सही जवाब है संयुग्मी फोकस संभव है। तो संयुग्मी फोकस केवल एक ही दर्पण में संभव है और वो कौन सा है, अवतल दर्पण। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर है 23 नंबर सवाल कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। जी हाँ, एफ का मान दिया है 20, तो आर का मान पूछ रहा है। तो आर का मान पूछे तो एफ दुगना हो जाता है, और आर दिया रहे और एफ का मान पूछे तो आर आधा हो जाता है। तो 20 का दुगना कितना होगा बताइए जल्दी से। जी हाँ, 40 सेंटीमीटर। डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 24 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। देखिए, दर्पण के लिए कह रहा है कि निकट रखने पर सीधा बन रहा है और दूर रखने पर उल्टा बन रहा है, यानी उसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बन रहा है। और ये क्षमता केवल है किसमें, अवतल दर्पण में ये क्षमता है। तो बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल है कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, तो संभवतः दर्पण होगा। जी हाँ, किसी दर्पण के सामने जब आप खड़े हो और कितनी भी दूरी पर हो तो आपका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो सीधा बन रहा है तो वह प्रतिबिंब किस श्रेणी में आएगा। जी हाँ, तो सीधा प्रतिबिंब जो है कौन सा होता है, तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है, ध्यान रखिएगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है, देख सकते हैं। ऑप्शन ए है केवल समतल, ऑप्शन बी है केवल अवतल, ऑप्शन सी केवल उत्तल, और ऑप्शन डी है समतल या उत्तल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सही जवाब क्या हो जाएगा, समतल या उत्तल में हमेशा सीधा प्रतिबिंब ही बनता है, चाहे आप कहीं पर भी खड़ा रहिए। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। देखिए यहाँ पर लगा दिया, सीधा तो बन रहा है लेकिन उसके साथ कौन सा शब्द जोड़ दिया, छोटा बन रहा है किसी भी दूरी पर रखने पर। तो जी हाँ, किसी भी दूरी पर रखने पर वस्तु के आकार से यदि छोटा प्रतिबिंब बनता है तो वह दर्पण आपका कौन सा हो जाएगा। जी हाँ, उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। जी हाँ, उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, कहीं भी बन सकता है।
तो 27 नंबर सवाल का जवाब यदि आपको पता है तो आप बताइए। जी हाँ, 27 नंबर सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। तो सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और वीडियो पसंद आ रहा है तो आपका ये कर्तव्य बनता है तो आप वीडियो का लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करती है। जी हाँ, कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देती है? जब वो प्रकाश को शोषित करती है, परावर्तित करती है, अपवर्तित करती है, परावर्तित या अपवर्तित करती है। तो जी हाँ, दुनिया की कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है कब? जो वह प्रकाश को क्या करती है? परावर्तित करती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, परावर्तित। नेक्स्ट नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है आपका 29 नंबर कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। जी हाँ, कौन सा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल तथा अवतल, सभी दर्पणों में। जी हाँ, क्वेश्चन है कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब आपका समतल दर्पण में नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है 30 नंबर। 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 30 नंबर सवाल कह रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद। जी हाँ, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें, यानी जो किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर जा रही है वो परावर्तन के बाद उन किरणों का क्या होगा? प्रधान अक्ष के समांतर होंगी, प्रधान अक्ष के लंबवत होंगी, ध्रुव से गुजरेंगी या वक्रता केंद्र से गुजरेंगी। तो जी हाँ, अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें जब दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के बाद वो प्रधान अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। नेक्स्ट नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 31 नंबर सवाल है कि क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? जी हाँ, समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, नहीं। जी हाँ, आपका ऑप्शन क्या होगा? बी, नहीं, यानी हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का 32 नंबर। सवाल क्या है कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण होगा। जी हाँ, समतल दर्पण पर वो 60 डिग्री के एंगल से क्या हो रही है? आपतित हो रही है। तो परावर्तन भी कितना का होगा? 60 का होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो जी हाँ, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 60 डिग्री से आ रही है तो जाएगी भी किस डिग्री से? 60 डिग्री से ही जाएगी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट सवाल है 33 नंबर कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जी हाँ, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, आभासी, बड़ा या छोटा? तो समतल दर्पण से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? जी हाँ, आभासी बनता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है 34 नंबर, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु, जी हाँ, तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? बहुत ही सोच समझ के इस सवाल का आप उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा है। तो एक ही कंडीशन में जो है अवतल दर्पण से आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो जी हाँ, इस कंडीशन में वस्तु की जो स्थिति होनी चाहिए वो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होनी चाहिए, वक्रता केंद्र से दूर होनी चाहिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। जी हाँ, यही डी है, डी को पकड़िए, डी बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, कहाँ होना चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का 35 नंबर कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमें किस दर्पण से मिलता है? तो एक ही दर्पण से मिलता है और वो दर्पण कौन सा है? जी हाँ, अवतल दर्पण है। इसे तो आप रटते रटते याद कर लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है अर्थात बन सकता है, तो वो दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। नेक्स्ट नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 35 हो गया और 5 सवाल होंगे। जी हाँ, यहाँ पर 36 नंबर सवाल।
36 नंबर सवाल आपके सामने है। 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो सीधा भी और उल्टा भी होता है। हमेशा सीधा होता है, हमेशा उल्टा होता है, इनमें सभी गलत है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है? सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। तो जी हाँ, यहाँ पर कोई भी हमेशा सीधा होता है। जी हाँ, ये सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, और ये सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है 37 नंबर की अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र से परे, फोकस पर, फोकस के अंदर। तो जी हाँ, इसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर दिया। क्वेश्चन वही है लेकिन यहाँ ऑप्शन थोड़ा घुमा दिया है। तो आपको सोच समझ के उत्तर देना है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना होगा? तो जी हाँ, फोकस के अंदर रखना होगा। फोकस के अंदर रखने का मतलब है ध्रुव और एफ के बीच रखना होगा। तो यहाँ पर बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर सवाल है आपका कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होता है। गोलीय दर्पण से बना प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा मिल रहा है? ऋणात्मक मिल रहा है। तो ऋणात्मक मिल रहा है तो उस कंडीशन में क्या पूछ रहा है आपसे? तो उस कंडीशन में पूछ रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा? उल्टा होगा, सीधा होगा, सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी, या इनमें से कोई नहीं, अर्थात ये सभी क्या है? गलत है। तो इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब क्या है? अब बताइए ज़रा। जी हाँ, उल्टा होगा। ऑप्शन ए आपका सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। जी हाँ, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साइड मिरर के रूप में लेंस का तो यूज होता ही नहीं है, दर्पण का यूज होता है। तो इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। जी हाँ, सोलर कुकर में किसका व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, या परवलयिक दर्पण का? तो सोलर कुकर में जो है वो यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है आपको पता है किसी में से? जी हाँ, अवतल दर्पण का यूज होता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का यूज होता है? तो अवतल दर्पण। आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमने टोटल 40 क्वेश्चनों को देखा। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए और ज़्यादा बढ़िया रूप में कंटेंट हम आपको प्रस्तुत कर सके, ताकि आपकी पढ़ाई और अच्छी तरीके से हो सके। चलिए मिलते हैं फिर एक बार नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। गुड बाय।